साधु वो सब कुछ आगे क्या सारे? सारे आगे क्या? इतना ही था क्या क्लास में? आना था सर, वो आ गए सर, पहले इतने ही थे सर लगभग। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर जो हम कर रहे थे भाई, हम जो एक्ट है उसको पढ़ने लग रहे थे। तो आज भी वही करते हैं एक बार। जहां तक आगे थे, सेकंड चैप्टर पे थे हम। मैं डाउनलोड कर रहा हूं दोबारा से एक्ट को। एक्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया। फर्स्ट चैप्टर हमने डेफिनेशन वगैरह करी थी, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन यहीं से पता लगने लगी कि भाई कैसे काम होगा, क्या चीज है। और अब हम आएंगे चैप्टर 2 पे, कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंदर हुई है। स्क्रीन दिख रहा है भाई सबको? पीडीएफ फाइल ओपन कर रखी है मैंने, ये डाउनलोड करके एक्ट को। यस सर। तो इस यस एक्ट सर। के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर ये प्रावधान है। हमने चैप्टर्स की समरी देखी थी कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 12 तक इसी तरह से। तो चैप्टर 2 था एफएसएसएआई के बारे में। ये याद रख लेना चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि इन विच चैप्टर एफएसएसएआई इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएसएआई इज टेकन अप एज अ मैटर। तो वो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के अंदर, टोटल एक्ट के अंदर चौथा पॉइंट ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, की ऐसी एक नाम की ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब इसमें बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एक ऐसी बॉडी बना के जिसका नाम होगा एफएसएसएआई। उसका काम क्या होगा कि जो पावर्स है एफएसएसएआई को दी गई हैं और जो फंक्शंस इसको बताए गए हैं इस एक्ट के अंदर, वो सब काम करने के लिए। अब अपने को पता है कि फूड अथॉरिटी किसको कह रहे हैं, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये फूड अथॉरिटी भी बोल रहे हैं। तो फूड अथॉरिटी क्या काम करेगी? ये एक ऐसी बॉडी होगी, एक ऐसे कॉर्पोरेट या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका नाम फूड अथॉरिटी, आगे ये बार बार लेंगे। ये चलता रहेगा और इसके पास पावर रहेंगी किसी भी चीज को एक्वायर करने की, होल्ड करने की या डिस्पोज करने की। प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो किसी भी तरीके से फूड अथॉरिटी अपने आप में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी होगी जिसके पास ये सभी पावर होंगी। इसके वर्क एरिया ऑफ वर्क से लेके इसका हेड ऑफिस जो होगा वो दिल्ली में होगा, इसमें क्लियर कट कह रखा है। लेकिन अपने ऑफिस जो पॉइंट 4 में बताया गया है, ये दूसरी जगह पे भी बना सकती है। तो जब हम इसकी समरी कर रहे थे, अपने को पता है कि 6 जगह और इसके ऑफिस हैं और जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। अगला पॉइंट क्या है कि फूड अथॉरिटी की कंपोजिशन क्या होगी, कौन कौन लोग होंगे, इसकी चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और दूसरे मेंबर्स को जो अपॉइंट करेंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो इसमें बताया कि फूड अथॉरिटी के अंदर चेयरपर्सन होगा और 22 दूसरे मेंबर और होंगे, जिसमें से 1/3 लेडीज होंगी, विमेन होंगी। तो एक चेयरमैन और ये टोटल 22 मेंबर, जिसमें से 7 मेंबर जो हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे और इन 7 डिपार्टमेंट से या 7 मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड होंगे।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इन सातों इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं 7 मेंबर होंगे, और ये 7 मेंबर एक्स ऑफिशियो होंगे। एक्स ऑफिशियो फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट इन मिनिस्ट्रीज के अंदर जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के बंदे होंगे उनमें से एक को ऑटोमेटिकली, अब मान लो एग्रीकल्चर के अंदर वल्लभ पंत नाम का कोई बंदा है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो उसको चार्ज दे रखा होगा कि वो एफएसएससीआई का जो कमेटी है उस कमेटी का मेंबर होगा। तो जैसे ही उसकी ट्रांसफर होगी, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर हो जाएगा और पंत इसका मेंबर हट जाएगा। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो की। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो ऑफिस के साथ ही खत्म होती है और ऑफिस के साथ ही रिन्यू होती है। तो ये 7 मेंबर यहाँ से होंगे। 2 रिप्रेजेंटेटिव फूड इंडस्ट्री से होंगे, जिनमें से एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, इनको भी ये चूज करेंगे। 3 एमिनेंट फूड साइंटिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, इनको भी ये चूज करते हैं और उनके सीवी या बायोडाटा मंगवा के, और जो इनको लगता है कि अच्छे यार वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उनको ये मेंबर बना लेते हैं। फिर 5 मेंबर 3-3 साल की रोटेशन पे आएंगे। जो भी जोन इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं फर्स्ट शेड्यूल में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हर 3 साल के बाद बदलेंगे। 5 मेंबर ऐसे होंगे और 2 बंदे ऐसे होंगे जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, जिस तरह किसान मोर्चा है या ऑल इंडिया किसान यूनियन है, इस तरीके से ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन है। एक बंदा रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से होगा, उनका मेंबर होगा। अब जो चेयरपर्सन है और जो उसके दूसरे मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा कि वो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सुइटेबल हो एफएसएसएआई के लिए, उनका एक्सपीरियंस हो, और जहां पे भी इसके अंदर पूरे देश के अंदर से जो मेंबर हैं वो लिए जाएं, ताकि हर स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, हर जगह की जो बेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनके पास आए कि हर एरिया को रिप्रेजेंट किया गया हो। तो मेंबर इस तरीके से चूज करने हैं। अब जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है वो फूड साइंस के फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा बंदा जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहा है, और ध्यान ये रखना है कि वो सेक्रेटरी रैंक से नीचे का नहीं होगा। तो सेक्रेटरी क्या होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो उनमें से एक को आपको इसमें चेयरपर्सन बनाना है, गवर्नमेंट बनाएगी। अब जो चेयरपर्सन और मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो हैं, जो 7 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने मेंबर की अपॉइंटमेंट होगी वो सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, जो कि एक सिलेक्शन कमेटी उनको रेकमेंड करेगी नाम, उनमें से छांट के सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मेंबर अपॉइंट कर देगी। चेयरपर्सन और मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो तो सीधा यही है कि हर मिनिस्ट्री से वो एक बंदा जो फिक्स कर दिया वो आना ही आना है। इसके अलावा जो चेयरपर्सन और मेंबर है ये कोई और पोस्ट होल्ड नहीं करेंगे एफएसएसएआई के अंदर, और कोई ऑफिस नहीं होगा इनके पास। ये एफएसएसएआई की बात है। अब सिलेक्शन कमेटी चेयरपर्सन का और मेंबर्स का कैसे सिलेक्शन करेगी? पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिलेक्शन के लिए चेयरपर्सन का और जो मेंबर्स हैं, एक्स ऑफिशियो के लिए कोई सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्स ऑफिशियो तो अपनी पोस्ट के साथ ही इसमें आएगा। जो पोस्ट उस ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठेगा उसके ऊपर वही बंदा इसको, वो 7 बंदे इसमें आएंगे। सिलेक्शन कमेटी बनेगी, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा उसका चेयरपर्सन,
सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर, जो इस एक्ट के अंदर गवर्न करती है, या एफएसएसएआई जिसके अंदर काम करती है, बता सकते हो? मैंने शुरू में बताया था कि हर एक जो इस तरह की अथॉरिटी है किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर रहती है। तो एफएसएसएआई किस मिनिस्ट्री के अंडर है? सर हेल्थ के। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो उसका जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो मेंबर रहेगा, और दूसरे जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं हेल्थ एंड लेजिस्लेटिव पर्सनल, ये तीन, ये भी मेंबर होंगे। तो 3 मेंबर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, ये मेंबर, ये चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी, तो 3 और 1 4 और 1 5 तो बंदे ये हो गए। और पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसका जो चेयरमैन है वो भी मेंबर रहेगा, और कोई एक एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जाना माना फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एज मेंबर अपॉइंट करेगी वो। तो एक ये 2, 3 मिनिस्ट्रीज के ये बंदे, 5, एक ये 6 और एक ये 7। तो इन 7 बंदों की कमेटी बनेगी। ये कमेटी किसके लिए है? सिलेक्शन के लिए चेयरपर्सन और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर हैं, 22 मेंबर हैं, उनमें से 7 निकाल दो, 15 रह गए। तो इन 15 बंदों की अपॉइंटमेंट के लिए ये सिलेक्शन कमेटी बनेगी। इसमें क्लॉज ई के अंदर जो एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बंदा जो डायरेक्टर है या हेड है या किसी भी नाम से उसको बुला रहे हैं, कोई भी नेशनल रिसर्च या टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जैसे अपना निफ्टम है या CFTRI मैसूर है, उनका जो डायरेक्टर है, ऐसे बंदे को यहाँ पे लेगी। हाँ बता भाई संदीप बनीवाल, हैंड रेज कर रखा है, क्या कहना है? संदीप बेनीवाल, तूने हाथ उठा रखा है, क्या कहना चाह रहा है? हाथ उठाने का मतलब ये, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। बीच सभी को नहीं आ रही क्या मेरी आवाज क्लियर? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। मेरे पास तेरी आवाज क्या रही है? बाकी सबके पास क्या रिपोर्ट है भाई? अनीता सही आ रही है सर, अच्छे से इसकी कट के आ रही है सर, सही आ रही है आवाज। संदीप सर। नेटवर्क में इशू है भाई, तू नेटवर्क में आ, रेंज में आ, क्योंकि मेरे एंड पे अगर कटेगी ना आवाज तो समझ लो सबके पास कट के जाएगी, लेकिन सर, किसी clear एक आ आध गया के सर। पास कट के पहुंच रही है, इसका मतलब उस एक आध के नेटवर्क का इशू है। तो ये मेरे नेटवर्क का इशू नहीं है, तुम्हारे नेटवर्क का इशू है, चेक करो भाई। अगर सभी के पास कट के जा रही है तब मेरे नेटवर्क का इशू है, और चाहे तेरे एंड पे नेटवर्क का इशू हो चाहे मेरे एंड पे नेटवर्क का इशू हो, मेरे पास उस चीज का कोई इलाज नहीं है। इसका समाधान मैं अब फिर बता देता हूं। जो भी मैं क्लास लेता हूं उसकी वीडियो मैं अपलोड करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल FLS का जो प्लेलिस्ट है अपने इस कोर्स की, या अपना CAFT की है, उनकी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक दिए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट में जाओ, आज का जो भी वीडियो तुम्हें साफ साफ सुनाई नहीं दिया है वो वीडियो वहां जाके देख लो। तो लाइव क्लासेस में ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर वो तुम्हारे एंड पे इशू है। लेकिन मेरे एंड पे भी अगर इशू है नेटवर्क का तो भी रिकॉर्डिंग बढ़िया होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे लोकल कंप्यूटर पे हो रही है। तो अगर नेटवर्क का इशू है किसी का भी तो अपने नेटवर्क को पकड़ लो, और क्लास को दोबारा सुनना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है भाई? इसका बार बार नहीं कहूंगा मैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो कमेटी बनेगी सिलेक्शन कमेटी, उसके कौन कौन मेंबर होंगे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 महीने के अंदर अंदर कोई भी अगर मेंबर एक्सपायर हो जाता है, रिजाइन कर देता है या हटा दिया जाता है, चेयरपर्सन चाहे कोई भी मेंबर,
3 महीने के अंदर अंदर जिसका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है उसको भी सिलेक्शन कमेटी को वो लिखेंगे और वो सिलेक्शन कमेटी उसकी वैकेंसी को फिल करने की प्रोसीजर शुरू कर देगी। तो 3 महीने के अंदर अंदर नया जो मेंबर है वो आ जाना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। अब सिलेक्शन कमेटी फाइनलाइज करेगी सिलेक्शन चेयरपर्सन का और मेंबर्स का 2 महीने के अंदर अंदर, और हर एक पैनल में हर वैकेंसी के लिए 2 नाम देगी सरकार को। चेयरपर्सन के लिए 2 नाम, मेंबर्स अलग अलग कैटेगरी के हैं तो उनके लिए, यानी जितनी वैकेंसी है उससे डबल, हर एक टाइप के मेंबर के लिए उससे डबल नाम देगी है, यानी हर मेंबर वैकेंसी के लिए ये 2-2 नाम देगी, ताकि सरकार उन दोनों में से चूज कर सके कि कौन सा बंदा रखना है। किसी भी बंदे को एज चेयरमैन या मेंबर अपॉइंट करने से पहले सिलेक्शन कमेटी अपने आप को सेटिस्फाई करेगी कि उस बंदे को कोई फाइनेंशियल गेन या कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एफएसएसएआई में आने का, ताकि ये ना हो कि वो यहाँ पे मेंबर बन जाए और फिर अंडू किसी कंपनी को, किसी बंदे को वो बेनिफिट दे। तो ये सिलेक्शन कमेटी देखेगी। कोई भी अपॉइंटमेंट सिर्फ ये कि वह खाली पड़ा है तो इतने भर दो, वो वैलिड नहीं होगी, चाहे वो चेयरपर्सन का है चाहे वो मेंबर है। यानी हर एक बंदा जो अपॉइंट होके आएगा वो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू आएगा, और सिलेक्शन कमेटी में भी अगर कोई बंदा नहीं है तो उसकी भी अपॉइंटमेंट करने का वो हक जो है सिर्फ गवर्नमेंट को है। अब इसकी सैलरी कितनी होगी, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी चेयरपर्सन के लिए, मेंबर क्या होंगे फूड अथॉरिटी के, ये सारी इसके अंदर दे रखी है। अब ये चीजें मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि एक एक चीज को समझने के लिए तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये बता दिया कि भाई ये जो चीज सामने लिख रखी है इसको पढ़ना कैसे और इसका क्या मतलब निकालना है। तो नंबर 7 के अंदर इन्होंने बता रखा है कि जो भी चेयरपर्सन और मेंबर होंगे वो कितनी टर्म होगी, कितने टाइम के लिए होंगे और किस तरीके से उनकी सैलरी होगी, ये सारा इसके अंदर 7 नंबर के अंदर बता रखा है। किसी भी चेयरपर्सन को कैसे या मेंबर को फूड अथॉरिटी में से अगर निकालना है तो किन बेसिस पे निकल सकते हैं और उसका तरीका क्या है, ये इसके अंदर बताया गया नंबर 8 के अंदर। और ऑफिसर्स होंगे या एम्प्लॉयज होंगे जो फूड अथॉरिटी के, वो क्या होंगे एक बार देख लो कि जो कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने बताया था जो रोजमर्रा के काम देखेगा, लेकिन ये भी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक से नीचे का बंदा नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी सीनियर आईएएस संभालेगा। ये मेंबर सेक्रेटरी भी होगा अथॉरिटी का और इसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो असली जो आदमी है वो सीईओ होता है एफएसएसएआई का, जो रोजमर्रा के काम देखता है, वो इस अथॉरिटी को चलाता है और वो भी सीनियर आईएएस एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का बंदा होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। और जितने भी बंदे इसमें अपॉइंट होंगे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सैलरी अलाउंसेस जो भी होंगे सीईओ का, ऑफिसर्स का, दूसरे एम्प्लॉयज का, वो फूड अथॉरिटी रेगुलेट करेगी और उसका अप्रूवल इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या क्या काम करेगा, तो सबसे मेन काम तो यही कि रोजमर्रा के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है फूड अथॉरिटी को वो देखेगा। इससे रिलेटेड और जितने भी काम हैं वो सारे काम सीईओ देखेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये चीजें उसको बनानी है। सारी ड्यूटीज बताई गई हैं सीईओ की। अब जो ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनेगी, उस सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अंदर सीएसी बोलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। ये जो कमेटी बनेगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम से बनेगी। नोटिफाई करेंगे कि भाई ये कमेटी के मेंबर हैं, इस तरह के ये कमेटी है। और जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, 2 मेंबर हर एक रिप्रेजेंट करेंगे फूड इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, कंज्यूमर्स को, रेलेवेंट रिसर्च बॉडीज, फूड लेबोरेटरीज और ऑल कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी।
चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमेटी जो होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। तो चेयरमैन जो भी होगा साइंटिफिक कमेटी को का वो ऑटोमेटिकली सीएसी का सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर होगा। और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से दो दो बंदे होंगे इसके मेंबर। जो भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट हैं जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, इन सभी इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर होंगे। उनको इनवाइट किया जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के लिए। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। और जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है जो भी रूल उनके लिए बनाए गए हैं वो उसको फॉलो करेंगी। अब सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के क्या काम होंगे यहाँ पे वो काम बता रखे हैं कि ये क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन फूड अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट एजेंसी, एफएसएसएआई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया या लैब्स, जितने भी ऐसे काम हैं उन सभी के साथ लिंकअप करने का काम जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनेगी और इन चीजों पे राय देगी अपना फूड अथॉरिटी को। और इसकी मीटिंग होगी, चेयरपर्सन इनवाइट करेगा और इसके 1/3 मेंबर प्रेजेंट होने जरूरी है और कम से कम साल के अंदर 3 बार इनकी मीटिंग जरूर होगी। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अलावा अब आगे होंगे साइंटिफिक पैनल। साइंटिफिक पैनल अलग अलग साइंटिफिक एक्सपर्ट्स इसमें लिए जाएंगे और जो भी रेलेवेंट इंडस्ट्री के, कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उसके अंदर लिए जाएंगे। और ये जो कमेटीज हैं, साइंटिफिक पैनल्स हैं, इनमें फूड एडिटिव, फ्लेवरिंग, प्रोसेसिंग एड, मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद फूड, एक तो ये कमेटी है। अगली पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक रेजिड्यू पे कमेटी है। तो हर एक जो ये टॉपिक दिया गया है इसकी अलग अलग कमेटियां होंगी। इनके अलावा भी और कमेटीज बन सकती हैं। ये आगे बताया गया है कि फूड अथॉरिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम रिकॉन्स्टिट्यूट साइंटिफिक पैनल, अलग नए मेंबर उसमें डाल सकते हैं, पुराने मेंबर को हटा सकते हैं, कमेटियों का या पैनल का नाम बदल सकते हैं। तो ये साइंटिफिक पैनल्स होंगे और आगे उन पैनल्स के अंदर बनेगी साइंटिफिक कमेटी। तो इस साइंटिफिक कमेटी के अंदर चेयरपर्सन होगा साइंटिफिक पैनल का, 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे, वो किसी भी साइंटिफिक और पैनल से नहीं मिले होंगे। एक पैनल के अलग से 6 साइंटिफिक एक्सपर्ट और एक चेयरमैन, तो 7 जनों की साइंटिफिक कमेटी बनेगी। और हर साइंटिफिक कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा उनसे ये साइंटिफिक पैनल बनेंगे और हर साइंटिफिक पैनल का जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर होगा। इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो काम कैसे करेंगे साइंटिफिक कमेटी और साइंटिफिक पैनल, ये इसके अंदर बताया गया है। इनकी मीटिंग होंगी, कितनी मीटिंग होंगी, क्या क्या काम करेंगे, ये सारा इसके अंदर बताया गया है। फूड अथॉरिटी की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, ये इसमें बताया गया है कि हर रोज का जो रोजमर्रा की कार्रवाई है, किसी चीज को मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी सारा काम इनको देखना है। फूड रिलेटेड जो भी एक्टिविटी देश के अंदर हो रही है उसके अंदर कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना और बाकी सारे ये काम इनके बता रखे हैं एक्ट के अंदर कि इनको ये काम करने हैं। कोई सर्वे करना है फूड लेवलिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, कोई हेल्थ न्यूट्रिशन या स्पेशल डाइटरी यूज या फूड कैटेगरी सिस्टम को डेवलप करना है, ये सारे इनके फूड अथॉरिटी के काम होंगे। इसके अलावा ये काम भी फूड अथॉरिटी करेगी जिसमें कंटेमिनेंट ऑफ फूड या कोई बायोलॉजिकल रिस्क है तो उसको चेक करना है, रेजिड्यूज को चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कोई नया रिस्क आ रहा है, रैपिड अलर्ट सिस्टम बनाना है। तो पूरा डिटेल में ये बताया गया है कि फूड अथॉरिटी क्या काम करेगी। पब्लिक के साथ जो भी कम्युनिकेशन करना है, कैसे करना है, एनुअल रिपोर्ट बनानी है, ये सारे काम ये करेंगे।
प्रोसीडिंग्स कैसे काम होंगे फूड अथॉरिटी में, ये तरीका बताया गया है। यानी कोई भी ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाए, इसमें हर एक चीज बताई गई है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर सारे काम किस तरीके से होंगे। तो ये इस एक्ट के अंदर डिटेल में बताया गया है। चैप्टर 3 है हमारा अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी। मैं थोड़ा सा क्यों करवा रहा हूँ अब थोड़ा जल्दी, क्योंकि अपने को एक्ट के बाद रूल जो बने हैं वो भी देखने हैं, और रूल्स के बाद जो रेगुलेशन बनी है 19 वो भी देखनी है, और 19 रेगुलेशंस के अंदर कोई बाद में लेटर निकले हैं वो भी देखने हैं। तो ये काफी लंबा प्रोजेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या लिखा हुआ है और उन बातों का क्या मतलब है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी चैप्टर 3 में बताए गए हैं, और जनरल प्रिंसिपल्स क्या करने हैं इसमें, ये प्रिंसिपल हैं। पहला ये कहता है कि हमेशा ऐसा प्रयास करना है कि आप ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल पे काम करो। लाइफ और हेल्थ जो आपका कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को, ट्रेड जो आपका है उसमें फेयर प्रैक्टिसेस को, कि अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं ताकि ह्यूमन लाइफ और हेल्थ ये बचाए जा सकें। फिर इसको रिस्क को मैनेज करना है, इस तरीके से करना है कि सारे जो भी लोग इससे कंसर्न्ड हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जहां जैसे बदलाव की रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है वो आपको करने हैं रिस्क असेसमेंट में। कभी भी कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, जैसे अभी कोविड एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस चल रहा है, तो जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है हार्मफुल इफेक्ट हेल्थ पे कम से कम करे, और कोई भी अगर इनको कदम उठाने की जरूरत पड़े, एडवाइजरी जारी करनी है, किसी चीज पे रोक लगानी है, कोई नहीं मानता तो उसको रोकना है, कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अगर इनके पास आई है तो उसको लोगों तक पहुंचाना है, ये सारे काम। तो इस तरीके से ये सारे काम फूड सेफ्टी से रिलेटेड अथॉरिटी को करने हैं। अब एक्ट के अंदर लिखा गया है कि फूड अथॉरिटी रेगुलेशन बनाएगी और उन रेगुलेशंस में स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करेगी। तो यहाँ लिख दिया ना, रेगुलेशन बनाएगी और स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करेगी। तो अब स्टैंडर्ड से रिलेटेड रेगुलेशन बनाएगी जो आप आगे चल के इन्होंने बनाए हैं 2011 में, और अब तक भी 17, 18, 19 में भी नए रेगुलेशन आए हैं। उसमें ध्यान ये रखेगी कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन हिंदुस्तान के अंदर हैं उनको ध्यान में रख के तब कोई आपको स्टैंडर्ड बनाना है कि यहाँ एक मिनट, तो स्टैंडर्ड इस तरीके के नहीं बनाने कि अमेरिका के स्टैंडर्ड उठाए और यहाँ चेप दिए हुए। ऐसा देखना है कि हिंदुस्तान में जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से भी ठीक हो, और हिंदुस्तान से बाहर भी सामान जाना है तो इंटरनेशनली भी कुछ नजदीक लगते हों। तो बहुत डाउन भी नहीं करने, बहुत अप भी नहीं करने, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बनाने हैं, और वो भी साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाने। तो इस तरीके की बातें इसमें बताई गई हैं कि ये काम फूड सेफ्टी से रिलेटेड करने हैं। तो ये सारी चीज इसमें बताई गई हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 के अंदर जर्नल प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स ऑफ फूड ये दिए गए हैं कि जनरल प्रोविजंस में फूड आर्टिकल्स के अंदर आप किन किन चीजों को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। कि वो कोई भी फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड, ये दो अलग अलग चीजें हैं, फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड। फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड में एक मोटा सा फर्क क्या होता है कि फूड एडिटिव पार्ट बन जाता है इसका फूड का, जबकि प्रोसेसिंग एड के अंदर वो मदद करता है, पार्ट नहीं बनता।
10 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाएगी भाई, तो इसके बाद का जो भी अगली क्लास में करवाएंगे। अब इसमें क्लियर डायरेक्शन दी है कि अगर एक्ट और रेगुलेशन के अंदर किसी फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड को लिख के कहा नहीं गया है कि आप इसको इतना इतना इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप उस लिस्ट से बाहर कोई फूड एडिटिव या प्रोसेसिंग एड इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंटेमिनेंट्स, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हैवी मेटल के बारे में जो भी लिमिट हैं स्पेसिफाई की गई है रेगुलेशन में, उससे बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसे ही पेस्टिसाइड्स हैं, वेटरनरी ड्रग रेजिड्यूज हैं, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट है, वो जो भी टॉलरेंस लिमिट दी गई है रेगुलेशन के अंदर, उससे बाहर आप इनको यूज नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। कोई भी इंसेक्टिसाइड किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट्स, और वो भी जो रजिस्टर्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968। इसके अंदर जो अप्रूव्ड हैं फ्यूमिगेंट्स, सिर्फ वही इस्तेमाल करने हैं और कोई इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट भी आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने ये एक्ट भी आपके इस कोर्स में डाला है, ताकि आपको पता रहे कि उसमें कौन कौन से इंसेक्टिसाइड हैं जो या एज अ फ्यूमिगेंट आप यूज कर सकते हो। तो एक एक्ट में दूसरे एक्ट की रेफरेंस है कि इस एक्ट में देखो कि कौन कौन से आपको इस्तेमाल करने हैं। तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू क्या है, वेटरनरी ड्रग रेजिड्यू क्या है, ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखे हैं बीच बीच में। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोप्राइटरी फूड, इस तरह की जो भी टर्म्स हैं इस एक्ट के अंदर जिनको परमिट किया गया है, सिर्फ वही आप बना सकते हो, सेल कर सकते हो। और इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन सी चीजों का क्या क्या मतलब है, जैसे फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन यहाँ दी गई है। तो ये डेफिनेशन आपको फॉलो करनी है अगर आपको वो प्रोडक्ट बनाने हैं। क्या क्या चीजें आती हैं इनमें, ये सारा यहाँ पे लिखा गया है। अगर किसी प्रोडक्ट को आप फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज और फंक्शनल फूड या लिखना चाहते हो, तो उसको इस फॉर्म में आप बेच सकते हो, और ओरली सिर्फ जिसको खाना है या लेना है वही होंगे, पेरेंटल्स फॉर्म में नहीं होंगे, डायरेक्ट उसको बॉडी के अंदर आप इंजेक्ट नहीं कर सकते। ये जो प्रोडक्ट हैं उसमें ड्रग्स इंक्लूड नहीं होंगी, चाहे वो आयुर्वेदिक हैं, चाहे वो सिद्ध हैं, चाहे वो यूनानी ड्रग्स हैं, जिनको क्लॉज ए एंड एच ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अंदर जो ड्रग्स डिफाइन की गई हैं उनको आप न्यूट्रास्यूटिकल या इसके अंदर नहीं ले सकते। और कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि ये इसको कम करती हैं या क्योर करती हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजीज को, डिसऑर्डर को। सिर्फ आप ये कर सकते हो कुछ इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसे ही कुछ नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं, उनको आप इसमें नहीं ले सकते। या कुछ सब्सटेंस इन्होंने शेड्यूल ई और शेड्यूल ई आई ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का है, उसके अंडर जो आते हैं उनको आप इसमें नहीं ले सकते। तो इस एक एक्ट के अंदर अलग अलग एक्ट्स की अलग अलग रूल्स की रेफरेंसेस दी गई हैं कि आपको वो भी रेफर करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होंगे उसका बताया गया है। ऑर्गेनिक फूड किसको कहोगे,
वो बताया गया है। प्रोप्राइटरी या नोवल फूड कौन से होंगे, ये बताया गया है। फिर पैकेजिंग और लेबलिंग ऑफ फूड्स, इससे रिलेटेड क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये इस एक्ट में यहाँ बताया गया है। एक्ट में जो चीज छोटे में लिखी गई है उसको पूरा कंप्लीटली इलेबोरेट हम रेगुलेशंस के अंदर करते हैं। तो एक्ट में तो उन्होंने इशारे कर दिए, लेकिन रेगुलेशन में वो सारी चीज हम पूरा डिटेल से बताते हैं। एडवर्टीजमेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, कोई भी एडवर्टीजमेंट है वो मिसलीडिंग है या झूठ बोल रही है या धोखा दे रही है या इस एक्ट के किसी चीज के खिलाफ है, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं चलने दी जाएगी। तो इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अपना चैप्टर 4 की 24 जो पॉइंट है उसके अंदर दी गई। चैप्टर 5 जो है उसमें प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट है, कि बाहर से अगर कोई भी सामान आएगा खाने का तो उसके लिए जनरल जो गाइडलाइंस है वो तो यही है कि कोई भी अनसेफ या मिसब्रांडेड या सबस्टैंडर्ड फूड या ऐसा फूड जिसके अंदर एक्सट्रेनियस मैटर है वो नहीं आएगा। अगर किसी एक्ट के अंदर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है कोई सामान लाने की तो बिना लाइसेंस के वो सामान नहीं आएगा। अगर किसी और एक्ट के किसी प्रोविजन के खिलाफ जाता है तो वो नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस चीज को टाइम टू टाइम प्रोहिबिट करती है कि ये नहीं आएगा देश में, रिस्ट्रिक्ट करती है, या किसी भी तरीके से फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये नया एक्ट है, इसके अंदर अगर कोई चीज उन्होंने प्रोहिबिट कर रखी है, रोक रखी है, तो वो भी इंडिया में नहीं आएगी। खाने पीने से रिलेटेड अगर कई बार रोक लगा देते हैं ना कि इंडिया में अभी मान लो राइस का इंपोर्ट नहीं होना या बाहर से अनियन इंपोर्ट नहीं होगा, तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अगर वहां कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो वो नहीं आएगा। चैप्टर 6 के अंदर, हाँ बोलो बेटा, बता अनु क्या कहना है? कुछ सर, कुछ नहीं, फिर म्यूट रखो अपने आप को। अब चैप्टर 7 जो है उसके अंदर स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फूड सेफ्टी से रिलेटेड इनको कहा गया है कि जिम्मेवारी किसकी है फूड सेफ्टी से रिलेटेड। तो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसकी जिम्मेवारी क्या क्या है कि हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये इंश्योर करना है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है या प्रोसेसिंग कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या सेल कर रहा है, उसके बिजनेस के अंडर जो भी ये काम हो रहा है तो उसकी सेफ्टी को की जिम्मेवारी उस फूड बिजनेस ऑपरेटर की है। कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर या उसके बिहाफ पे कोई मैन्युफैक्चरर, स्टोर या सेल जहाँ पे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट जहाँ हो रहा है फूड, अगर वो अनसेफ है, मिसब्रांडेड है, सबस्टैंडर्ड है या उसके अंदर कोई एक्सट्रेनियस मैटर है या उसके लिए लाइसेंस जरूरी है और विदाउट लाइसेंस वो काम कर रहा है, ये जो भी बातें कही गई हैं, अगर वो इस तरह की चीज करता है तो उसको रोका जाएगा। कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर ये काम नहीं कर सकता, किसी भी ऐसे बंदे को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसके कोई इंफेक्शियस डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है या कोई खतरनाक डिजीज है। ये एक्ट के अंदर कहा गया है हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर की क्या जिम्मेवारियां हैं वो इसमें बताई गई है। मैन्युफैक्चरर की, पैकर की, होलसेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, सेलर की, उनको किन बातों का ध्यान रखना, अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है। अगर वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को बेचता है, सप्लाई करता है, स्टोर करता है, जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको कोई भी चीज वायलेट करती है, तो कोई भी अनसेफ या मिसब्रांडेड प्रोडक्ट को या अनआइडेंटिफाइबल, जो भी जिसमें भी हम मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते,
या इस तरीके से स्टोरी हैंडल किया गया है जो इस एक्ट के प्रोविजन